बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 19 इक़सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 20 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने चादर उतार कर एक तरफ डाल दी और सर को दोनों हाथों से थाम लिया। 1 मिनट बाद नाइला भी पहुंच गई। क्या हुआ समीना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उसने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों दिल घबराने लगा था, समीना ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। स्टाफ रूम में दूसरी लेक्चरार्स और प्रोफेसर भी मौजूद थे। वो भी बारी बारी समीना की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। कॉलेज में समीना को वो दिन बहुत बुरा गुजरा था। क्लास को लेक्चर देते हुए भी बार बार उसके जहन में शारिक का ख्याल उभर आता। वो यकीनन कल किसी वक्त आया होगा। घर के दरवाजे पर ताला देखकर उसने पड़ोसियों से भी पूछा होगा और आज सुबह कॉलेज के सामने पहुंच गया था। उसे यकीन था कि वो छुट्टी के वक्त तक कॉलेज के सामने खड़ा रहेगा। मुमकिन है वो उसे रोकने की कोशिश ना करे, लेकिन वो उसका पीछा करके ये मालूम करने की कोशिश जरूर करेगा कि वो कहाँ रह रही है। उस रोज समीना का आखिरी पीरियड खाली था। उसने नाइला से पहले ही कह दिया था कि वो उसका इंतजार करने की बजाय घर चली जाए। वो कॉलेज के पिछले गेट से निकली थी। उसने चादर इस तरह लपेट रखी थी कि एक आंख के अलावा उसका पूरा चेहरा छुप गया था। पिछले गेट से निकलकर वो एक तवील चक्कर काटती हुई कॉलेज से बहुत आगे सड़क पर निकल आई। मोड़ पर 2-3 तांगे थे। एक तांगे वाला जंग चौकी की आवाज लगा रहा था। समीना तांगे की पिछली सीट पर बैठ गई। वो इस वक्त तांगे में अकेली थी और अच्छी तरह जानती थी कि जब तक 6 सवारियां पूरी नहीं होंगी तांगा हरकत में नहीं आएगा। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना को वहां से कॉलेज का गेट नजर आ रहा था। वो गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। शारिक उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है वो वापस ही चला गया हो या कहीं छुपा बैठा हो। इसी दौरान एक आदमी आगे वाली सीट पर बैठ गया और उस शख्स के बैठने से टांगे को हल्का सा झटका लगा था। चल भाई, माई दी झुकी, उस शख्स ने कोजवान को आवाज दी। ये तांगा जंग चौकी के लिए बाबूजी, माई दी झुग्गी के लिए वो तांगा खड़ा है, उस पर बैठ जाओ। तांगे वाले ने जवाब दिया। मैं कहता हूँ माई दी झुग्गी, सालम तांगा, चलो आंको घोड़े को। दूसरी मर्तबा ये आवाज सुनकर समीना चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो शारिक था। समीना ने तांगे से उतरना चाहा, मगर उसी लम्हे शारिक की सरसराती आवाज सुनाई दी। उतरने की कोशिश मत करना, आराम से बैठी रहो। समीना अपनी जगह बेहिस्सो हरकत होकर रह गई। शारिक से बचने की कोशिश में वो कॉलेज के पिछले गेट से निकलकर एक तवील चक्कर काटती हुई इस तरफ आई थी, लेकिन शारिक जैसे पहले ही से यहाँ उसके इंतजार में खड़ा था। अगर तुमने मेरे साथ किसी किस्म की ज्यादती की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते उसे धमकी दी। शोर मचाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे हाथ भी साफ नहीं है, शारिक ने जवाब दिया। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। यहाँ के लोग अभी तक सलमान एडवोकेट को नहीं भूले हैं। समीना का चेहरा धुआं हो गया। ये खुली धमकी थी। शारिक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी सारी शराफत दरी की दरी रह गई थी और अब उसका असल चेहरा सामने आया था। समीना का दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच ले, मगर इस तरह बात कुछ और बढ़ जाती। वो अपने कॉलेज के सामने थी। उसकी स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टाफ को फौरन ही पता चल जाता। वो खून के घूंट पी कर रह गई। चल भाई, तुम चलते क्यों नहीं? शारिक ने कोजवान की तरफ देखा। सालम तांगा ले चलने को कह रहा हूँ, 2 रुपए ज्यादा ही दूंगा। बीबी आप पिछले तांगे में बैठ जाएं, कोचवान ने तांगे पर बैठते हुए कहा। यह बीबी तो मेरे साथ ही है, तुम तांगा चलाओ, शारिक ने कहा। तांगे वाले ने मुड़कर पहले समीना की तरफ देखा, फिर शारिक की तरफ और फिर सीधा होकर घोड़े को हाँक दिया। घोड़ा बहुत मरियल सा था। तांगे वाला उसके आगे पीछे की 7 नस्लों को बुरा भला कहते बार बार उसे चाबक रसीद कर रहा था। तांगा मुख्तलिफ सड़कों पर होता हुआ जैसे ही चनाब क्लब के सामने पहुंचा तो शारिक ने कोचवान को तांगा रोकने को कहा और जेब से 15 रुपए निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए। तांगा रुकते ही वो नीचे उतर आया। समीना को भी उतरना पड़ा। वहां से चंद कदम आगे लारी अड्डा शुरू हो जाता था, लेकिन उससे जरा पहले सामने दाईं तरफ एक सड़क थी जो वहां से सीधी रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क से जा मिलती थी। उस सड़क पर वसी व अरीज सरकारी कोठियां थी। चंद कोठियां प्राइवेट भी थी। किसी में रहाइश थी और किसी में कोई दफ्तर कायम था। शारिक समीना को इशारा करता हुआ सड़क पर मुड़ गया। सड़क के दोनों तरफ फलक बुस गुंजान पत्तों वाले दरख्त थे। धूप की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चंद गज का फासला तय करने के बाद शारिक बाईं तरफ 2 बंगलों के दरमियान एक तंग सी गली में मुड़ गया। उस गली से निकलकर वो लारी अड्डे के पिछली तरफ पहुंच गया। उस तरफ किसी जमाने में एक वसी व अरीज कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन उस कब्रिस्तान की जगह अब जिंदा इंसानों की बस्ती थी। दरमियान में एक सड़क भी निकल आई थी जिसके दूसरी तरफ कुछ कब्रें बच गई थी। उन्हीं कब्रों में किसी बुजुर्ग का मिजार था जो बिल्लू साईं के तकिए के नाम से मशहूर था। उस मिजार के पिछली तरफ चंद गज के फासले पर एक कच्चा मकान था। मिजार के चारों तरफ पीपल के दरख्त थे। चंद दरख्त गूंद के भी थे जिनकी शाखें गूंद से लदी हुई थी। बहुत से दरख्तों पर सब्ज झंडे लगे हुए थे।
मज़ार ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिस पर गुंबद बना हुआ था। अंदर एक कच्ची कब्र थी जो फूलों और सब्ज चादरों से लदी हुई थी। मज़ार के इर्द गिर्द का वसी रकबा कच्ची दीवार से घिरा हुआ था। जहां जहां से दीवार टूटी हुई थी वहां रास्ता बंद करने के लिए सूखी झाड़ियों के ढेर लगे हुए थे। पीपल के दरख्तों के नीचे एक वसी व अरीज चबूतरा था जिस पर चटाइयां बिछी हुई थी और 3-4 मलंग वहां बैठे कुंडे में भंग रगड़ रहे थे। ये मलंग हीरोइन और दीगर मुंशियात भी इस्तेमाल करते थे, मगर भंग का नशा ही कुछ और होता है। ये दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो एक मलंग उठकर तेजी से आगे बढ़ा और उसने मज़ार का दरवाजा खोल दिया। ज़ईफ़ुल अकीदा लोग दुआएं मांगने और मन्नतें मानने के लिए उस मज़ार पर आते ही रहते थे। मज़ार के दरवाजे पर एक मुकफ़्फ़ल पेटी भी रखी हुई थी और यहाँ आने वाले नजराने के तौर पर पेटी में कुछ न कुछ रकम डाल देते थे। साहिब हैसियत किस्म के लोग होते तो इन मलंगों को भी कुछ न कुछ मिल जाता। शारिक और समीना को देखकर वो मलंग कोई उम्मीद लेकर उसकी तरफ आया था। ये बिल्लू साईं का रोज़ा है, जो मन्नत मांगोगे कबूल होगी, दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह जरूर पूरी करता है। मलंग दरवाजे में खड़ा मुसलसल बोल रहा था। कभी वो हक अल्लाह के नारे लगाने लगता। ठंडा पानी मिल जाएगा? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जितना मर्जी अभी लाता हूँ, मलंग कहते हुए एक दरख्त के नीचे रखे हुए मटके की तरफ दौड़ा। उसने मट्टी का प्याला मटके से भरा और करीब आकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। लो पानी पी लो। शारिक ने प्याला समीना की तरफ बढ़ा दिया। समीना ने चादर चेहरे से उतार ली थी। उसने खूनख्वार निगाहों से शारिक की तरफ देखा और प्याला उसके हाथ से ले लिया। उसका हल्क खुश्क हो रहा था और वो वाकई पानी की तलब महसूस कर रही थी। उसने प्याला ऊँटों से लगा लिया। 9 लखा कहाँ है? शारिक ने मलंग की तरफ झुककर सरगोशी की। माल शाल चाहिए तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? 9 लखे से जरूरी मिलना है। मलंग ने उसे सर से पैर तक घूरते हुए कहा। मुझे कुछ चाहिए नहीं बेवकूफ, 9 लखा के लिए माल लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? शारिक बोला। वो अपने हुजरे में सो रहा है, पिछले दरवाजे से चले जाओ, मलंग ने जवाब दिया। समीना पानी पी चुकी थी। उसने प्याला शारिक की तरफ बढ़ा दिया जिसमें कुछ पानी अभी तक मौजूद था। शारिक ने प्याला ऊँटों से लगाकर एक ही सांस में पानी हल्क से उतार लिया और प्याला मलंग की तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ ही उसने 5 का एक नोट भी उसके हाथ में थमा दिया। चलो, शारिक ने समीना को इशारा किया। उस मज़ार के पिछली तरफ भी एक दरवाज़ा था जिसकी अंदर से कुंडी लगी हुई थी। शारिक ने आगे बढ़कर कुंडी गिरा दी और दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों बाहर आ गए। उस तरफ झुकी हुई शाखों वाले गूंदनी की दरख्त ज्यादा गुंजान थे। पकी हुई गूंदनी दरख्तों से टूट टूट कर जमीन पर बिखरी हुई थी। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थी। बाज कब्रें तो इस कदर ज्यादा टूटी हुई थी कि कब्रों की बजाय खुले हुए गड्ढे बन गए थे। समीना की टांगे होले होले कांप रही थी जबकि उसका दिल खजान रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो सोच रही थी कि शारिक उसे इस कब्रिस्तान में क्यों ले आया था। दफादन उसके दिमाग में धमाके होने लगे। उस रोज पहलवान नुमा जो आदमी उसके लिए शारिक का पैगाम और तहाइफ लेकर आया था, उसने बताया था कि उसका नाम 9 लखा है और वो माई जुग्गी में बिल्लू साईं के तकिए पर रहता है। उसे कोई परेशानी हो तो वहां चली जाए और अब शारिक उसे खुद यहाँ ले आया था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने लरजती हुई आवाज में शारिक से पूछा। तुम्हें यह दिखाने के लिए कि मेरे ताल्लुकात किस किस्म के लोगों से है, शारिक ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम तो मेरा पैगाम मिलने के बाद वो मकान भी छोड़ गई, लेकिन मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए वही एहतराम है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने कसरी कौन सी छोड़ी है? समीना ने कहा। तुम्हारी वजह से मैं थाने तक तो हो आई। महल्ले के जो लोग मेरी बेहद इज्जत करते थे आज मुझे शक की निगाह से देखने लगे हैं। तुमने सलमान का खून मेरे उजले दामन पर छिड़क दिया है और अब तुम मुझे धमकी देकर इस कब्रिस्तान में ले आए हो और उस पर भी दावा है कि मेरी इज्जत करते हो और मेरा एहतराम करते हो। हाँ, मैं अपने उस दावे पर कायम हूँ, शारिक ने कहा। वो दरख्तों के झुंड में वाकई कच्चे मकान के सामने पहुंच गए थे। दरवाजा बंद था। शारिक ने हल्की सी दस्तक दी और इधर उधर देखने लगा। दाईं जानब तकरीबन 50 गज के फासले पर कब्रिस्तान की दीवार के दूसरी तरफ भी एक सड़क थी और उससे जरा हटकर आबादी थी। उस सड़क से गुजरते हुए 2 साइकिल सवार कब्रिस्तान की तरफ देख रहे थे। 11-12 साल की उम्र का एक लड़का दीवार पर चढ़कर गूंदनी तोड़ रहा था। गूंदनी तोड़ते हुए लड़का भी उनकी तरफ देख रहा था। शारिक ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। इस मर्तबा चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। वो 9 लखा था। उसे देखकर समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। और बिस्मिल्लाह शारिक बाबू, 9 लखा उसे देखते ही बोला। उसने सिर्फ धोती बांध रखी थी, जिस्म के ऊपरी हिस्से पर कुछ भी नहीं था। वो इस वक्त अजीब सा लग रहा था। समीना ने एक नजर उसकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। ओह, अंदर आओ, अंदर आ जाओ शारिक बाबू, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। 9 लखा कहते हुए दरवाजे से एक तरफ हट गया। शारिक समीना का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। समीना के दिल की धड़कन कुछ और भी तेज हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही 9 लखा ने दरवाजा बंद कर दिया।
तुम लोग इस कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। नौलखा ने एक कमरे की तरफ इशारा किया और खुद दूसरे कमरे में घुस गया। शारिक समीना को लिए हुए उस कमरे में आ गया जहाँ लकड़ी की एक बोसीदा सी मेज और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक तरफ छलंगा सी बान की चारपाई भी पड़ी हुई थी। कमरे के पिछली तरफ एक खिड़की थी जो बंद थी। शारिक ने खिड़की खोल दी। उस तरफ भी दरख्तों के नीचे कब्रें और उनके इख्तिताम पर कच्ची दीवार थी, जिसके दूसरी तरफ बसों का अड्डा था। वहां खड़ी हुई बसें नजर आ रही थी और शोर भी सुनाई दे रहा था। उस दीवार का फासला वहां से 20 गज से ज्यादा नहीं था। शारिक ने खिड़की भीड़ दी, सिर्फ थोड़ा सा खलार रहने दिया। उस मकान में बिजली मौजूद थी, छत पर पंखा भी लगा हुआ था। शारिक ने स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया। वो बत्ती का स्विच था। उसने वो स्विच ऑफ करके दूसरा स्विच ऑन कर दिया। पंखा चल पड़ा। समीना कुर्सी पर बैठ गई। वो अगरचे पसीने में तर हो रही थी, लेकिन चादर उसने अब भी पूरी तरह लपेट रखी थी। एक रजिस्टर और 2 किताबें अब भी उसने हाथ में संभाल रखी थी। उसके दिल में हल्का सा खौफ था। इसमें शुबा नहीं कि शारिक जब उसके घर में रहा था तो उसने वाकई शराफत का मुजाहरा किया था, लेकिन वो एक जराइम पेशा आदमी था। उसकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था और इस वक्त वो उसे धमकी देकर यहाँ लाया था। कब्रिस्तान मिजार के सामने शहबाज मलंग और बदहुइयत नौलखा। हो सकता है इस मकान में इसके अलावा और भी कोई मौजूद हो। अगर उन्होंने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की तो वो क्या कर सकेगी। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि अगर उसके साथ इस किस्म की ज्यादती की कोशिश की गई तो वो अपनी जान दे देगी, मगर उनका मकसद पूरा नहीं होने देगी। इस कब्रिस्तान के चारों तरफ आबादी थी, वो शोर मचा देगी। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? ये चादर उतार दो और आराम से बैठ जाओ, शारिक ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूं, समीना ने जवाब दिया। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? तुमसे बातें करने के लिए, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम मुझसे इतनी खौफजदा थी कि तुमने मेरा पैगाम मिलने के बाद वो घर ही छोड़ दिया? तुम जिस तरह मुझे यहां लेकर आए हो उसे शराफत का नाम दोगे? समीना ने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं जिन लोगों के घरों में रह रही हूं वो परेशान होंगे। क्या तुम मुझे उन लोगों के सामने भी दलील करना चाहते हो? बात यह है समीना, शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम पर कोई हर्फ आए, कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए। तुमने मुझे हर जगह तो जलील कर दिया है। समीना ने उसकी बात काट दी। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का इतना ही एहसास होता तो मुझे इस जगह पर ना लेकर आते। मजबूरी थी, शारिक ने कंधे उचका दिए। कल शाम मैं तुम्हारे मकान पर ही गया था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि तुम अपनी किसी दोस्त के पास रह रही हो। मैंने जहां रात गुजारी थी वो इससे भी बुरी जगह थी। सुबह मैं कॉलेज के सामने खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैंने अगरचे दाढ़ी साफ करवा ली है, मगर तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया था। तुम मुझसे बात करने के लिए भी नहीं रुकी और मुझे नजरअंदाज करके कॉलेज में घुस गई। मैं सुबह से कॉलेज के आसपास मुंडला रहा था। वापस आने के लिए भी तुमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो तो इत्तफाक है कि उस वक्त मैं उसी तरफ टहल रहा था। तुम्हारी इस नीले पोल का डार्ट्स वाली चादर की वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उसने चादर की तरफ इशारा किया। क्या चाहते हो मुझसे? समीना ने उसे घूरा। ये बताना चाहता हूं कि हम दोनों एक ही किश्ती के सवार हैं, शारिक ने कहा। ब्लैकमेल करना चाहते हो? समीना ने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं ऐसी गंदी ज़हनियत का मालिक भी नहीं हूं, शारिक ने जवाब दिया। पहली मर्तबा तुम्हें बस में देखा था, तुम मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन सफर के इख्तिताम पर तुम मेरी तरफ देखे बगैर चली गई। मुमकिन है तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई भी ख्याल ना आया हो, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं सका और फिर किस्मत मुझे तुम्हारे ही दरवाजे पर ले आई। ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूं। समीना ने उसकी बात काट दी। तुम शायद इसे मोहब्बत का नाम देने की कोशिश करोगे अब। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं, शारिक ने जवाब दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हें भी मुझसे कुछ लगाव है। तुम्हारा मेरे इतना करीब आ जाना कि दोनों के सांस बंद करो ये बकवास। समीना एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। वो खौफ व वहशत की कैफियत थी जिसने मुझे तुम्हारे इतना करीब आने पर मजबूर किया था, और मुझे उस खौफ में भी तुम ही ने मुब्तला किया था। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तो तुम्हारा पीछा छोड़ सकता हूँ, दिल पर जबर करके तुम्हें भूल जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये किसी को नहीं भूले। और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि पुलिस तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहे, शारिक ने कहा। मुझे इस मुसीबत में मुब्तला करने वाले भी तुम हो, समीना ने कहा, और इस मुसीबत से तुम्हें बचाऊंगा भी मैं ही, शारिक ने जवाब दिया। तुम? समीना के हल्क से गुर्राहट सी निकली। तुम तो मुझे दलदल में धकेलते जा रहे हो। खुद तो तुम किसी का सामना नहीं कर सकते और मुझे मुसीबत से बचाओगे। शारिक जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि बाहर किसी के खांसने की आवाज आई और फिर नौलखा अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ बिदार का एक मलंग भी था। ये वही मलंग था जिसने उन्हें पानी पिलाया था और शारिक ने उससे नौलखा के बारे में दरियाफ्त किया था।
उसने एल्यूमिनियम का जग और शीशे के 2 बड़े गिलास उठा रखे थे जो उसने मेज पर रख दिए। जग में लस्सी भरी हुई थी जिसमें बर्फ के टुकड़े भी तैर रहे थे। वो मलंग गिलासों में लस्सी उड़ेलना चाहता था कि शारिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस ठीक है, तुम जाओ। मलंग ने समीना की तरफ देखा। वो रुख फेरे थी, उसका चेहरा मलंग को नजर नहीं आ सका था। वो खामोशी से बाहर निकल गया। नौलखा ने आगे बढ़कर दोनों गिलासों में लस्सी अंडेल दी। उसने एक गिलास उठाकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। लो यार, लस्सी पियो, ठंड पड़ जाएगी। शारिक ने गिलास ले लिया। नौलखा ने दूसरा गिलास समीना की तरफ बढ़ा दिया। लो बीबी, लस्सी पी लो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जंगी पहलवान की दुकान से बनवा कर लाया हूं। पूरे फैसलाबाद में इस जैसी लस्सी कोई नहीं बनाता। मुझे नहीं पीनी लस्सी वस्सी, समीना ने गुस्से में जवाब दिया। शारिक ने नौलखा को इशारा किया। वो गिलास मेज पर रखकर बाहर चला गया। शारिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास समीना की तरफ बढ़ा दिया। लो, ये लस्सी पी लो, तुम्हारे दिमाग में जो गर्मी भर गई है वो खत्म हो जाएगी। कह दिया ना कि मुझे नहीं पीनी, समीना गुर्राई। शारिक ने गिलास मेज पर रख दिया और समीना को दोनों बाहों से पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ मोड़ लिया। समीना के दिल उछलकर हल्क में आ गया। छोड़ दो, हाथ मत लगाना मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, समीना गुर्राई। तुम्हारे शोर मचाने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी होगी और फिर ये लोग मेरी तरह शरीफ नहीं हैं। शारिक ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो ज्यादती हो चुकी है उसका अजाला करना चाहता हूं। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूं। अजीब चाहत है तुम्हारी, समीना ने अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे उठाकर गुंडों और बदमाशों के डेरे पर ले आए हो और दावे कर रहे हो मोहब्बत के। दुनिया में पहला मर्द ऐसा देखा है जो अपनी महबूबा को तहफ्फुज़ फराहम करने की बजाय जराइम की दलदल में धकेल रहा हो और उसे दूसरों के लिए भी तरन वाला बनाने की कोशिश कर रहा हो। किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। शारिक बोला, आज तुम मुझे अकेला उठाकर यहां ले आए हो, कल ये लोग भी मुझे उठाकर कहीं और ले जाएंगे। क्या कर लोगे तुम इन सब का? समीना ने कहा। ये लोग ऐसी कोई जुर्रत भी नहीं कर सकते। शारिक बोला, ये लोग जानते हैं कि मैं हूं कौन और क्या कर सकता हूं। तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, समीना ने कहा। ये जराइम पेशा लोग अपनी माँ और बहनों तक का सौदा कर डालते हैं, किसी दूसरी औरत की ये क्या खाक इज्जत करेंगे? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, शारिक ने कहा। मुझे देर हो रही है, जाने दो मुझे, समीना कहते हुए उठकर खड़ी होगी। तुम अभी नहीं जा सकती, शारिक ने कहा। अभी तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बैठ जाओ आराम से। देर से घर पहुंचोगी तो क्यामत नहीं आ जाएगी। कह देना कि किसी सहेली के यहाँ चली गई थी। क्या बातें करना चाहते हो तुम मुझसे? समीना ने उसे घूरा। यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और हाँ यही बात है, शारिक ने कहा। मैं औरत की मोहब्बत से महरूम रहा हूँ। बचपन में माँ की ममता से महरूम कर दिया गया। जिंदगी का आधा हिस्सा जेल में गुजर गया। बाहर आया तो मेरे गिर्द साजिशों के जाल फैला दिए गए थे। मुझे मुजरिमाना जिंदगी अपनाने पर मजबूर कर दिया गया। नफरत हो गई थी मुझे इस दुनिया से। मेरे दिल में नफरत की आग कम नहीं हुई। मेरे रास्ते में जो भी आएगा इंतकाम की आग उसे जलाकर राख कर डालेगी। अब मैं अपना हक लेने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, छीन लूंगा। यही यहाँ की रीत है और यही मैंने सीखा है। लेकिन मोहब्बत कोई जींस तो नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके या किसी से छीना जा सके, समीना ने कहा। उसके लहजे में तंज नुमाया था। तुम मेरी जिंदगी में बाहर का झोंका बन कर आई हो। मैं इस लतीफ एहसास को खोना नहीं चाहता और मैं तुम्हें इसके लिए तुमने बड़ा शरीफाना तरीका अपनाया है। समीना ने उसकी बात काट दी। मजबूरी थी, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी मैंने एक तरीका सोच लिया है। वो क्या? समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम वो मकान छोड़ दो, शारिक ने कहा। कहीं और मकान ले लेते हैं। हम दोनों इकट्ठे उस मकान में शिफ्ट होंगे तो किसी को मेरी आमदोरिफ्त पर शुबा नहीं होगा। तुम उस मकान में रहोगी तो मैं कभी कभार आ जाया करूंगा। गोया तुम मुझे अपनी दाश्ता बनाकर रखना चाहते हो। समीना ने उसे घूरा। नहीं, शारिक बोला, यह बहुत गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। कभी कभार तुम्हें देखने के लिए आ जाया करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, समीना ने जवाब दिया। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तुम मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? शारिक कोई जवाब ही देना चाहता था कि नौलखा खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त उसने धोती और सफेद उजला कुर्ता पहन रखा था। गंजे सर पर भी सफेद कपड़ा सा लपेट रखा था। शारिक बाबू, मैं तकिए पर जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना, उसने कहा। ठीक है, तुम जाओ, अपना धंधा शुरू करो, शारिक ने जवाब दिया। नौलखा बाहर चला गया।
दिन भर तकिए में बैठे हुए मलंग पुड़ियां बेचते रहते थे और शाम से जरा पहले वो खुद वहां बैठ जाया करता था। 10-11 बजे तक उसका धंधा चलता रहता था। उसके गाहकों में ज्यादा तादाद मजदूर पेशा लोगों, ठेले, छाबड़ी वालों और मोटर मैकेनिकों की होती थी। गाड़ियों वाले बहुत से गाहक भी आते थे। उनका तरीकाकार ये था कि कब्रिस्तान के बाहर कच्ची सड़क पर कार रोक लेते, हारन बजाते और तकिए का कोई मलंग उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। वहां से गुजरने वाले बाद लोग यही समझते थे कि ये साहिब हैसियत लोग हैं और मिदार के लिए चंदा देकर जा रहे हैं। शाम का अंधेरा फैल चुका था। समीना की वहशत बढ़ती ही जा रही थी। उसने कई मरतबा जाने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा शारिक ने किसी न किसी तरह उसे रोक ही लिया था। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो रूहानसी होकर बोली। क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हो? बस थोड़ी देर और मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा, शारिक बोला। तकरीबन 5 मिनट और गुजर गए कि 9 लक्का दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो बुरी तरह बदहवास हो रहा था। शारिक बाबू, वो अंदर दाखिल होते हुए बोला, तकिए पर पुलिस ने छापा मारा है, 2 मलंग उनके हाथ लग गए हैं, तुम निकल चलो यहां से। शारिक उसके साथ ही बाहर की तरफ दौड़ा। वो गालबन सूरत का जायजा लेना चाहता था। समीना कमरे में अकेली रह गई। पुलिस के खौफ से वो थर थर कांपने लगी। अगर वो मुंशियात के अड्डे से पकड़ी गई तो उसकी तबाही में कोई कसर नहीं रह जाएगी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर मुड़कर खिड़की की तरफ लपकी। उसने खिड़की खोल दी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से खिड़की की चौखट पर चढ़ी और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। दूसरी तरफ अगरचे कच्ची जमीन थी, लेकिन नीचे छलांग लगाते हुए वो अपना तवादन बरकरार ना रख सकी। उसका पैर मुड़ गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने उठना चाहा, मगर चादर उलझ जाने से वो एक बार फिर गिर गई। उसने चादर समेटते हुए इधर उधर देखा। बिदार की तरफ से शोर सुनाई दे रहा था, मगर इस तरफ अभी तक कोई नहीं आया था। समीना का चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो जब उठकर खड़ी हुई तो बाएं पैर में जोरदार टेस उठी। पैर मुड़ जाने से अच्छी खासी तकलीफ हो रही थी। वो लंगड़ाती हुई कब्रिस्तान की पिछली दीवार की तरफ दौड़ी। एक जगह से दीवार टूटी हुई थी। वो ऊपर चढ़ना ही चाहती थी कि पैर एक बार फिर पट गया और वो लड़खड़ाकर दीवार के बिल्कुल साथ एक खड्ड में गिर गई। वो खड्ड दरअसल एक टूटी हुई कब्र थी। ये सोचकर इस समीना की रूह कांप उठी कि वो जीते जी कब्र में पहुंच गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठाकर कब्र से बाहर निकाला और चादर समेटते हुए दीवार पर चढ़ने लगी। उसके साथ ही उसने पीछे मुड़कर देखा। 2 पुलिस वाले बिदार की तरफ से दौड़ते हुए मकान की तरफ जा रहे थे। समीना दीवार की दूसरी तरफ उतर गई और लंगड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। बाएं पैर पर बोझ नहीं पड़ रहा था। वो अजीब सूरत से दो चार थी। कॉलेज की एक मुअद्दस लेक्चरर मुंशियात फरोश के अड्डे से भाग रही थी। चेहरे पर बेपनाह खौफ और दिलखदा रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। पैर में मोच आ गई थी और चला भी नहीं जा रहा था। चादर और कपड़े मट्टी में गए थे। कब्रिस्तान की दीवार के दूसरी तरफ लातादाद छोटे छोटे वर्कशॉप थे। जेरे मुरम्मत बसें आड़ी तिरछी खड़ी थी। कुछ बसों पर काम हो रहा था। तकरीबन सभी वर्कशॉप खुले हुए थे। तेल और ग्रीस वगैरह मुसलसल गिरते रहने से वर्कशॉपों के सामने फर्श पर चिकनाई की तहें जमी हुई थी। कब्रिस्तान की तरफ से शोर की आवाज सुनकर वर्कशॉपों पर काम करने वाले लड़के मुड़ मुड़ कर उस तरफ देखने लगे। एक मैकेनिक ने समीना को भी दीवार से कूदते हुए देख लिया था। दूसरों ने अगर उसे कूदते हुए नहीं भी देखा था तो भी वो समझ गए थे कि ये औरत कब्रिस्तान ही की दीवार कूद कर आई है, क्योंकि इस तरफ कोई आम रास्ता तो नहीं था। वो सभी मशकूक नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। समीना चंद कदम आगे बढ़ी थी कि चिकने फर्श पर उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। एक बार फिर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। करीब खड़ा हुआ एक मैकेनिक उसकी तरफ लपका। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? मैकेनिक ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। गिरने से समीना को कूल्हे पर चोट तो लगी थी। उसके मुंह से हल्की सी कराहें खारिज हो रही थी। उसकी चादर और लिबास पर स्याह धब्बे पड़ गए थे। नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, समीना कराही। ओह मैडम, आप? मैकेनिक उसका चेहरा देखकर चौंक गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो मैकेनिक की तरफ देखने लगी। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। लंबा तड़ंगा सेहतमंद आदमी था। हाथ उसके भरे हुए ही थे। मुंह पर भी काले के धब्बे लगे हुए थे। मैं वो नहीं हूं जो शायद तुम समझ रहे हो, समीना ने नजरें चुराते हुए कहा। नहीं मैडम, मैंने आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की, मैकेनिक ने जवाब दिया। आप कॉलेज की प्रोफेसर हैं। मेरी बहन 2nd ईयर में पढ़ती है। सुबह मैं उसे मोटरसाइकिल पर कॉलेज छोड़ने जाता हूँ। कई मरतबा आपको देखा है मैंने। आपको शायद ज्यादा चोट लगी है। आइए अंदर बैठ जाइए। मैकेनिक उसे सहारा देकर अपनी दुकान के अंदर ले गया और उसे बेंच पर बिठा दिया। दूसरे इला में शोर की आवाज सुनकर वो बाहर आ गया। उसके 2-3 शागिर्द कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के करीब खड़े थे। एक पुलिस वाला भी दीवार फलांग कर बाहर आ गया। इधर से किसी आदमी को भागते हुए तो नहीं देखा? पुलिस वाले ने इधर उधर देखते हुए लड़कों से पूछा। उसी लम्हे मैकेनिक वहां पहुंच गया।
लड़कों से पहले वो बोल उठा, नहीं संतरी बादशाह, इस तरफ तो कोई नहीं आया। कोई चोर था क्या? चोर नहीं, हीरोइन बेचने वाला था, संतरी ने जवाब दिया और टूटी हुई दीवार से कब्रिस्तान में कूद गया। ओए चलो अपना काम करो, ये ड्रामे तो यहाँ रोज ही होते रहते हैं। मैकेनिक ने लड़कों को डांट कर दीवार के करीब से हटा दिया और अपने वर्कशॉप वाले कमरे में आ गया। समीना स्टूल पर बैठी इधर उधर देख रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और जिस्म होले होले कांप रहा था। होंठों पर पटरियां जम गई थी और हल्क खुश्क हो रहा था। पानी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? उसने मैकेनिक की तरफ देखा। उसकी आवाज भी कपकपा रही थी। अभी लाता हूं, मैकेनिक कहते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो शीशे के एक मैले गिलास में पानी ले आया। कब्रिस्तान में बिल्लू साई का ये तकिया मुंशियात फरोशों का अड्डा है। वो गिलास समीना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यहाँ बहुत अरसे से ये काला धंधा हो रहा है। पुलिस सब कुछ जानती है, लेकिन जब भत्था नहीं मिलता तो यहाँ छापे पड़ने लगते हैं। ये पुलिस वाले मुंशियात फरोशों से तो यहीं पर मुक मुका करके इन्हें छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो गाहक उनके हत्थे चढ़ जाते हैं उन्हें थाने ले जाकर बेइज्जत किया जाता है और बिलाकर पैसे लेकर उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप मैडम, आप यहाँ क्या लेने आई थी? क्या आप भी? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। समीना ने उसकी बात काट दी। मैं अपने मिलने वालों के यहाँ गई थी। वापसी पर सोचा कि अगर कब्रिस्तान से निकल चलूं तो शॉर्टकट पड़ जाएगा, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ से पुलिस कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो मैं डर कर इस तरफ भाग निकली। बदहवासी में दौड़ते हुए मेरा पैर पट गया। शायद बोझ आ गई है और बड़ी तकलीफ हो रही है। समीना झुककर पैर को दबाने लगी। आजकल औरतें भी इस लानत का शिकार हो रही हैं। मैकेनिक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, कॉलेज की लड़कियों और लड़कों में भी हेरोइन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मेरे 2 शागिर्द हेरोइन इस्तेमाल करते हैं, इसी तकिए से खरीद कर लाते हैं। बहुत समझा चुका उन्हें, मगर वो तो अपनी जान के दुश्मन हो रहे हैं। आपको इस तरह भागते देखकर मैं समझा कि शायद आप भी। बहुत सी औरतें भी आती हैं इस तकिए पर हेरोइन लेने के लिए। एक मरतबा तो पुलिस के छापे में 2 औरतें भी पकड़ी गई थी। उनमें से एक किसी मिल ओनर की बेटी थी और दूसरी कचहरी बाजार की एक बहुत बड़े दुकानदार की बीवी। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि उनकी किस कदर रुसवाई हुई होगी। नहीं मैकेनिक साहब, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। उसने समीना की बात काट दी। मोहम्मद यूसुफ साहब, समीना बोली, मेरे बारे में तुम्हारा ख्याल गलत है। मैंने बताया ना कि शॉर्टकट के ख्याल से कब्रिस्तान से गुजर रही थी। बहरहाल आपने मुझे पुलिस की नजरों से बचा लिया, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको ज़हमत ना हो तो रिक्शा मंगवा दें। पैर में बड़ी तकलीफ हो रही है और एक कदम भी मुझसे चला नहीं जाएगा। मंगवा देता हूँ रिक्शा। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो। शुक्रिया, समीना ने कहा। आपकी इतनी अनायत काफ़ी है। वैसे आपकी बहन का क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2nd ईयर में। शमाइला नाम है उसका। मैंने खुद भी मैट्रिक कर रखा है। आप बैठिए, मैं लड़के को भेजकर रिक्शा मंगवाता हूँ। मैकेनिक यूसुफ बाहर निकल गया। समीना झुककर जोर जोर से अपना पैर सहलाने लगी। तकलीफ बढ़ गई थी और उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां सी निकल रही थी। कुछ देर बाद रिक्शा वर्कशॉप के सामने आकर रुक गया। समीना ने उठकर चलना चाहा तो उसके मुंह से बेइख्तियार कराह निकल गई। बायां पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहा था। यूसुफ ने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। समीना उसके हाथ का सहारा लेकर लंगड़ाती हुई रिक्शे तक आ गई और जब रिक्शे में बैठने लगी तो दफतन उसे अपने रजिस्टर और किताबों का ख्याल आ गया। उसने बदहवासी में इधर उधर देखा, फिर उसका दिल उछलकर खल्क में आ गया। रजिस्टर और किताबें कब्रिस्तान के मकान में उस कमरे में ही रह गई थी जहां वो शारक के साथ बैठी हुई थी। उसे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। नोट्स के रजिस्टर पर उसका और कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। किताबों पर भी उसका नाम था। रजिस्टर और किताबें यकीनन पुलिस के कब्जे में आ गई होंगी और अब पुलिस को उस तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। क्या हुआ मैडम? यूसुफ ने उसके चेहरे को तकते हुए पूछा। कुछ नहीं, पैर में तकलीफ बढ़ गई है, समीना ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है मोच आ गई है। पहली फुर्सत में किसी जरा वगैरह को दिखाइए और इस तरफ से आप बेफिक्र रहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ आई थी। समीना जवाब देने की बजाय रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा हरकत में आकर लारी अड्डे में खड़ी हुई लातादाद बसों के इर्द गिर्द चकराता हुआ सड़क पर आ गया। इस वक्त 8 बज चुके थे। लारी अड्डे की वजह से सड़क पर खासा ट्रैफिक था। कहाँ जाना है बीबी आपको? रिक्शे ड्राइवर ने पूछा। डगलेसपुरा, समीना ने मुख्तसर सा जवाब दिया और सीट की पूंछ से टेक लगाकर दांत भींच लिए। उसके पैर की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। जब वो नाइला के घर के सामने पहुंची तो 8:30 बज चुके थे। उसके पास पैसे भी नहीं थे। आज सुबह वो हैंड बैग लेकर नहीं गई थी। 40-50 रुपए के नोट किताब ही में रखे हुए थे। रिक्शे से उतरते उसने पैर जमीन पर रखना चाहा तो बेइख्तियार करा उठी। उसने पैर की तरफ देखा, टकने के करीब से पैर सूज गया था। ए भैया, जरा इस दरवाजे की घंटी बजा देना, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने उतरकर घंटी बजा दी। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुला। वो नाइला का छोटा भाई नदीम था। उसने रिक्शे में समीना को देखते ही पीछे मुड़कर आवाज लगाई, बाजी, समीना बाजी आ गई।
ندیم आगे आओ जरा, समीना ने उसे पुकारा। मेरे पैर में तकलीफ है, मुझे सहारा देकर ले चलो। नदीम जल्दी से आगे आ गया। उसने समीना के सूजे हुए पैर की तरफ देखा, फिर उसे सहारा देकर रिक्शे से उतार लिया। समीना उसके सारे एक पैर पर तकरीबन उछलती हुई चलने लगी। इसी दौरान नाइला भी बाहर आ गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दूसरी तरफ से समीना को सहारा दिया और वो दोनों उसे अंदर ले आए। नाइला उसे अपने कमरे में ले आई थी। समीना की हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। क्या हुआ तुम्हें, कहाँ चली गई थी तुम, उसने पूछा। बाहर रिक्शे वाले को पैसे भिजवा दो, समीना ने कहा। बाद में बताऊंगी कि क्या हुआ है। नाइला ने नदीम को बुलाकर कहा कि वो रिक्शे वाले को पैसे देकर रुखसत कर दे। इसी दौरान उसकी वालदा और छोटी बहन भी कमरे में आ गई। क्या हुआ समीना बेटी, कहाँ चली गई थी तुम, हम तो परेशान हो गए थे, वालदा ने कहा। कॉलेज की एक स्टूडेंट मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गई थी। उसके घर वालों ने ही आने नहीं दिया था और तकरीबन 1 घंटे पहले मैं उनके घर से निकलकर तांगे में बैठी तो कुछ ही दूर जाने के बाद तांगे का एक्सीडेंट हो गया। किस्मत अच्छी थी कि बच गई, लेकिन तांगे से गिरने से पैर मुड़ गया है, बड़ी तकलीफ हो रही है। बड़ी मुश्किल से रिक्शे पर बैठ सकी थी। नाइला की वालदा ने उसका पैर देखा। उन्होंने पैर पर हाथ रखकर जरा सी हरकत दी थी कि उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मोच आ गई है, मैं नदीम को भेजकर अच्छे पहलवान को बुलवाती हूँ, वालदा कहती हुई कमरे से निकल गई। अच्छा पहलवान हड्डी जोड़ का माहिर था। गली के मोड़ से जरा आगे जंग बाजार में उसकी दुकान थी। चंद ही मिनट में उसे साथ लेकर आ गया। समीना को पलंग की पट्टी पर इस तरह बिठा दिया गया था कि उसके दोनों पैर लटके हुए थे। अच्छे पहलवान ने उसके पैर को टिटोल कर देखा, टखने में मोच आ गई है। उसने पहले गर्म पानी मंगवाकर सिंकाई की, फिर एक बोतल में भरे हुए तेल से पैर की मालिश करने लगा। तेल मोबाइल ऑयल की तरह गाढ़ा और स्याह था, अजीब सी बू उठ रही थी। अच्छा पहलवान बड़े हल्के हाथ से मालिश कर रहा था। समीना के मुंह से सिसकारियां सी निकल रही थी। उसने दांत बेंच लिए। अच्छे पहलवान ने मालिश करते उसके पैर को जोरदार झटका दिया। समीना के मुंह से चीख निकल गई। वो बुरी तरह मचलने लगी। नाइला और उसकी छोटी बहन ने उसे दोनों बाहों से पकड़ लिया। अच्छे पहलवान ने पैर को 2-3 और झटके दिए, फिर मालिश करने लगा और एक डिबिया में से मटियाले रंग की एक क्रीम निकालकर पैर पर अच्छी तरह मली और पट्टी बांध दी। परेशानी की कोई बात नहीं, 2-3 दिन में बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। कल इसी वक्त मालिश ले लेना काके, मालिश करनी पड़ेगी। अच्छे पहलवान ने आखिरी अल्फाज नदीम की तरफ देखते हुए कहे और अपनी चीजें समेटने लगा। समीना बिस्तर पर लेट गई। उसका चेहरा एकदम पीला हो गया था। पैर को लगाए जाने वाले झटकों से उसे यूं लगा था जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। समीना और नाइला रात को उसी कमरे में एक ही पलंग पर सोती थी। रात को नाइला जब उसके लिए उसके साथ पलंग पर लेटी तो उसने पूछा, तकलीफ में कुछ अफाका हुआ या नहीं? हाँ, दर्द की शिद्दत में तो कमी आ गई है, समीना ने जवाब दिया। एक बात तो बताओ समीना, नाइला ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। असल बात वो थी जो तुमने अम्मी को बताई थी या मामला कुछ और था? कुछ और मामला? क्या मतलब? समीना ने उसे घूरा। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो समीना, जो बात है मुझे ठीक ठीक बता दो ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।